अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो वो डिस्कस करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास दो लाइन दूसरे के पैरेलल हों या दो लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनके दरमियान एक कंडीशन सेटिस्फाई की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक दो लाइन है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, सॉरी परपेंडिकुलर हैं, तो इनके दरमियान जो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन ये होती है, इसके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं और इसके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं उनको हम इस तरह लिखते हैं कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर हमारे पास प्लेन दो एक दूसरे के पैरेलल आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए, तो उनको हम किस तरह सेटिस्फाई करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो प्लेन है, ये एक प्लेन ले लेते हैं और ये एक दूसरा प्लेन ले लेते हैं। ये दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसके कुछ डायरेक्शन इसके ऊपर नॉर्मल होगा एक, ठीक है, इसके ऊपर भी नॉर्मल होगा, दो वो नॉर्मल जो होंगे वो भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इस नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे उसको फॉर एग्जाम्पल कह लें A1 B1 C1। इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे नॉर्मल के उसको कह लें जी A2 B2 C2। तो अगर दो प्लेन हमारे पास एक दूसरे के पैरेलल हों तो उनकी कंडीशन क्या होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल या इस तरह कह लें कि दो प्लेन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तो उनके दरमियान क्या कंडीशन होगी। इसका मतलब ये है कि अगर दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे या पैरेलल हैं तो वो उनके जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज़ हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू B1 ओवर B2 इज़ इक्वल टू C1 ओवर C2। अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाए तो हम कहेंगे कि जो दो प्लेन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, या दो प्लेन हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह के आएंगे कि आप चेक करेंगे ये प्लेन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हम क्या काम करेंगे, हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर जाएगी तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती, यानी कि उनके जो नॉर्मल्स के डायरेक्शन रेशियोज़ हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन नहीं आते, तो वो इंटरसेक्ट करेंगी। तो परपेंडिकुलर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8.4 एक्सरसाइज का। कह रहा है जी प्रूव दैट द प्लेन्स 4x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू 12 एंड 8x प्लस 12y माइनस 13z इज इक्वल टू 32 इंटरसेक्ट एंड इक्वेशन ऑफ देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 ओवर 3 इज इक्वल टू z ओवर 4। कह रहा है कि आपके पास दो प्लेन हैं, चेक करें कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। तो पहली चीज़ हमें ये फाइंड करनी है। दूसरी चीज़ फाइंड कह रहा है कि अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो फिर आपने फाइंड करना है कि उनकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो लाइन है वो ये है। अब एक बात तो यहाँ से हमें क्लियर होगी है कि वाकई ये इंटरसेक्ट करते हैं। अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो तभी ये लाइन आई है, तो लेकिन हमने फिर इसको चेक तो करना है। तो किससे चेक करते हैं जी, हमें पता है कि जब हम दो प्लेन्स के जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं अगर उनके दरमियान प्रोपोर्शनलिटी आ जाए तो वो इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर दोनों के दरमियान प्रोपोर्शनलिटी ना आए तो वो इंटरसेक्ट करते हैं, यानी उनके जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं एक लाइन के और दूसरी लाइन के दोनों के क्या होंगे, दोनों के सेम हो, तो तब जाके वो। तो चलो हम ये चेक करते हैं किस तरह ये इंटरसेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या काम करना है, जो चीज़ें गिवन है लाइंस हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो जो चीज़ें हमें गिवन थी लिख ली हैं, दो लाइंस लिख ली हैं। इन दोनों की पहली लाइंस की डायरेक्शन रेशियोज़ लिख ली हैं जो हमारे पास ये है, और सेकंड लाइन की डायरेक्शन रेशियोज़ लिख ली हैं हमने यहाँ से जो हमारे पास ये है। अब हमने चेक करना है कि क्या ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इंटरसेक्शन के लिए हमने कंडीशन पढ़ी हुई है, तो देखते हैं जी, लिखते हैं जी नाउ A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू B1 ओवर B2 C1 ओवर C2। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो A1 A2 क्या है, A1 आपके पास ये है, A2 आपके पास ये है, B1 ये है, B2 ये, C1 C2। चलिए इसको चेक करते हैं जी। आपके पास आ जाएगा 4 ओवर 8, ये पहले लिख लें जी A1 ओवर A2, ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2, ठीक है। इसी तरह B1 ओवर
B2 ये आपके पास आ जाएगा 4/12, ये आपके पास 1/3 आ जाएगा। C1/C2 आपके पास आ जाएगा -5/-13, ये आपके पास आ जाएगा 5/30। तो आपको यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि A1 1/2, 1/3, 5/3 तीनों डिफरेंट हैं। तो लिखेंगे हैंस A1/A2 is not equal to B1/B2 is not equal to C1/C2. So the lines are the lines intersect। इसका मतलब है कि लाइंस क्या कर रही हैं, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हमने क्या काम करना है, अब हम क्वेश्चन की फिगर बना लेते हैं। आपके पास ये एक प्लेन है, ठीक है, ये इस तरह का टेढ़ा बन गया, चले ठीक है। और दूसरा प्लेन है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये कर लें, ये आपके पास दूसरा प्लेन है। अब दोनों दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला इनका, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहता है ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो लाइन इनके दरमियान जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब ज़ाहिर बात है एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, ठीक है। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास जो लाइन बन रही है, ठीक है, वो लाइन आपने फाइंड करनी है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। वो इक्वेशन जो होगी वो आपको क्वेश्चन में दी गई है कि वो आपके पास ये होनी चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या काम करना है, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट होने चाहिए लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए। उसके बाद हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज़ होनी चाहिए उस लाइन की। तो डायरेक्शन रेशियो किस तरह आएंगे, डायरेक्शन रेशियो भी उसी तरह हमारे पास 2 पॉइंट से ही आएंगी। तो सबसे पहले हम इनके पॉइंट्स फाइंड करते हैं। पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमने क्या काम करना है, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, इनमें हमने एक्स वाई जी में से किसी एक में से हमको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। किसी एक को 0 के इक्वल पुट करके हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जी को 0 के इक्वल पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई है। अब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोएफिशिएंट कंपेयर का मेथड यूज़ करेंगे। कोएफिशिएंट कंपेयर करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ये जो ऊपर वाली है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये इनके कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों को माइनस करके हम वैल्यूज़ इनकी निकाल लेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2 एंड जो नई इक्वेशन आएगी उसमें से इसको माइनस करना है, एंड वो जो नई आएगी उसको 5 का नाम देते हैं, 5 - 4। तो ये हमारे पास बन जाएगी 8x + 8y = 12 माइनस 8x + 12y = 32। इसके माइनस, इसका साइन माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा -4y, ये आपके पास आ जाएगा -8, माइनस माइनस से कैंसिल, y आपके पास आ जाएगा 2। अब y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, लिखेंगे जी पुट इन 3, 4x आपके पास आ जाएगा, 4x + 4 × 2 आपके पास 12, 4x + 8 = 12, 4x आपके पास आ जाएगा 12 - 8, 4x आपके पास 4 और x आपके पास 1 आ गया। तो आपके पास ये पॉइंट एक बन गया 1 2 0। सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए सेम मेथड यूज़ करेंगे। ये जो हमारे पास 2 इक्वेशन है, इनमें x y, अब x या y में से किसी को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 0 के इक्वल पुट करके इसी तरह हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे किसको पुट करता हूँ, मैं यहाँ पे x को 0 के इक्वल पुट करता हूँ। तो ये आपके पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब सेम मेथड 6 इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो लिखते हैं जी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 6/3 एंड जो नहीं आएगी वो 8 इक्वेशन होगी, 8 - 7 कर देंगे। आपके पास आ जाएगा जी 12y - 15z = 36। ये आपके पास आ जाएगा 12y - 13z = 32। माइनस करना, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास -2z, ये आपके पास आ जाएगा 4। तो z आपके पास आ जाएगा -2। दोबारा पुट करें उसमें, पुट इन 6, तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू y की
4y इज़ इक्वल टू 4y माइनस 5 इंटू -2 इज़ इक्वल टू 12, 4y प्लस 10 इज़ इक्वल टू 12, 4y आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2, तो y आपके पास आ जाएगा 1/2। तो आपके पास ये 2 पॉइंट और आ गए, इसको आप b पॉइंट नाम दे लें। ये आपके पास आ जाएगा x 0 पुट किया था, y आपके पास 1/2 आ गया, z आपके पास -2 आ गया। तो a हमने क्या निकाला था, a हमने निकाला था जी 1 2 0। तो ये आपके पास 2 पॉइंट आ गया। अब दोनों को यूज़ करके हमने नॉर्मल्स के इसके डायरेक्शन रेशोज़ निकालने हैं। डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, b में से a को माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास डायरेक्शन रेशो आ जाएंगी। उस लाइन की डायरेक्शन रेशो इज़ इक्वल टू -2 ही आएगा। तो ये आपके पास डायरेक्शन रेशोज़ आ गई हैं। अब हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है जो हम लाइन की फार्मूला यूज़ करके करते थे, जिस तरह हमने ये पढ़ा हुआ है x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b, z माइनस z1 ओवर c। अब ये तो हमें पता है कि a b c हमने निकाल ली है, a b c हमारे पास ये हैं, ठीक हो गया। अब ये x1 y1 z1 कौन से हैं? अब ये x1 y1 z1 वो पॉइंट होते हैं जो लाइन पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने तो 2 पॉइंट निकाले हैं, a भी निकाला है और b भी निकाला है। अब हम दोनों में से कौन सा यूज़ करेंगे, अब ये कन्फ्यूजन है। तो इसके लिए हमने देखें क्वेश्चन में हमें इस लाइन की इक्वेशन दी गई है, हमने तो सिर्फ ये चेक करना था कि वाकई यही आती है। तो अब देखिए क्वेश्चन में कि आपके पास ये देखें x माइनस x1, तो यहाँ पे क्या है 1 है, आगे क्या है 2 है, और z के साथ क्या है कुछ भी नहीं, यानी 0 है। यानी हमने वो पॉइंट लेना है जिसमें 1 2 और 0 आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें जी 1 2 0 वाला पॉइंट हमारे पास मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि हमने x1 y1 z1 ये वाले लेने हैं। तो ये यूज़ करके अब हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो ये हमने लिख लिया है, जब पुट करते हैं ये पॉइंट है और ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है x माइनस x1, x माइनस 1 ओवर a क्या जी -1, y माइनस y1, तो y1 क्या है यहाँ पे, y1 यहाँ पे 2 है, और b क्या है -3/2 इज़ इक्वल टू z माइनस 0 ओवर c क्या है, c आपके पास -2 है। अब ये जो -3/2 है ना, तो क्या काम करेंगे, ये जो 2 है जब ऊपर चला जाएगा तो इधर ऊपर आ जाएगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या काम करना है, -2 के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो -2 के साथ जब पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 ओवर 2, y माइनस 2 ओवर 3, z ओवर 4। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है जो हमने फाइंड करनी थी। चेक करेंगे ये दोनों इक्वेशन क्या है हमारे पास इक्वल, हम लिखेंगे हैंस बोथ लाइंस आर सेम, या भी लिख लें हैंस प्रूव्ड दिस लाइन लाइज ऑन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन। यानी ये हमारे पास वो लाइन है जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से गुजर रही है, और ये जो इक्वेशन है ये हमने फाइंड करनी थी, बाकी ये आ गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड अ सिमेट्रिक फॉर्म फॉर द लाइंस x प्लस वाई प्लस जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 4x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 2। यानी आपको 2 लाइंस दी गई हैं, कहता है कि आपने इनकी सिमेट्रिक फॉर्म फाइंड करनी है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखें कि दिया गया 2 हमें इक्वेशन दी गई हैं। अब ये 2 प्लेन्स की इक्वेशन है, लेकिन क्वेश्चन में मैं कह रहा है कि फाइंड अ सिमेट्रिक फॉर्म फॉर द लाइन, वो कह रहा है कि ये लाइन है। तो लेकिन ये जो हमें इक्वेशन दी गई हैं ये तो प्लेन्स की दी गई हैं। अब देखें यहाँ पे देखें दरमियान में 0 नहीं आ रहा। अब जब ये दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक लाइन ही बनेगी। यानी जब ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब ये है कि इन दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं हैं, यानी कि इनके जो A1 और A2 है दोनों प्रोपोर्शनल नहीं आएंगे, ये दोनों 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब इंटरसेक्ट 2 कर रही हैं प्लेन, जब 2 प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, अभी हमने क्वेश्चन किया जब 2 प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके दरमियान एक लाइन बनती है जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कहलाती है। ठीक है, वो लाइन अब हमने फाइंड करनी है।
यानी कि वो कह रहा है कि सिमेट्रिक फॉर्म फाइंड कर। तो लाइंस की सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b, z माइनस z1 ओवर c। कोई भी लाइन होगी इक्वेशन दी गई हो उसकी सिमेट्रिक फॉर्म ये वाली होती है। अब ये हमें एक लाइन दी गई है, कहता है कि आपने क्या काम करना है, इस लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म फाइंड करनी है। इन जनरल अगर हम बात करें तो हमें ये दो प्लेन्स दिए गए हैं, x प्लस वाई प्लस जी प्लस वन इज इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन हमें दिया गया 4x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमें दो प्लेन्स दिए गए हैं। अब हमने चेक करना है कि ये दोनों प्लेन्स, अब हम ये नहीं चेक करना कि ये दोनों प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं, अब हमने ये चेक करना है कि इनकी जो सिमेट्रिक फॉर्म वाली इक्वेशन है वो क्या है। यानी कि अब हमने डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। यहाँ से किसी एक पॉइंट को x y z किसी एक को हमने 0 के इक्वल पुट कर लेना है, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएंगी, तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या काम करना है, इन दोनों में कोई और x y z जो पहले पुट किया था उसके अलावा कोई और पॉइंट 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास फिर 3 पॉइंट आ जाएंगे, वो आपके पास b पॉइंट होगा। इन दोनों b पॉइंट्स a और b के इनकी डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। फॉर एग्जांपल इनकी डायरेक्शन रेशो आपके पास कोई 3 पॉइंट आ जाते हैं। वो जो 3 पॉइंट होंगे और इन दोनों में से कोई एक पॉइंट लेके आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करके आप सिमेट्रिक फॉर्म बना लेंगे। यानी आपने अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना, बिल्कुल सेम मेथड वही है, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि आपने वो जो प्रोपोर्शनैलिटी चेक करते थे वो अब चेक नहीं करनी, डायरेक्ट आपने वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से हमने x या z 0 के इक्वल पुट किया था। तो ये क्वेश्चन सेम है, इसी तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कहते हैं शो दैट द लाइंस आर पैरेलल। अब ये वही चीज़ है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, ये भी लाइंस दी गई है। क्यों लाइंस दी गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल 0 के इक्वल है, इसलिए ये एक लाइन बन गई है। अब कहता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है, पैरेलल हैं। अब जब दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो किस तरह पता चलेंगे ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये हम पैरेलल के लिए हमारे पास ये वाली कंडीशन होती है a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, c1 ओवर c2। अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास आ जाए तो हम कहते हैं दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर उनके डायरेक्शन रेशोज़ आपस में प्रोपोर्शनल हों तो कहेंगे ये लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो क्या काम करते हैं, इस लाइन के और इस लाइन की डायरेक्शन रेशोज़ निकालेंगे और डायरेक्शन रेशोज़ के दरमियान ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो दोनों लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि ये जो लाइन L है इसके डायरेक्शन रेशोज़ और ये जो लाइन M है इसके डायरेक्शन रेशोज़ के दरमियान अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो सबसे पहले L लाइन को सॉल्व करते हैं। फॉर लाइन L, फॉर लाइन L। अब देखें यहाँ पे कि ये जो हमारे पास लाइन है, अब ये सारी लाइन दो प्लेन है ना, दो प्लेन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन बनेगी। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, सॉरी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो जरी बात है कोई ना कोई परपेंडिकुलर होंगी। जब परपेंडिकुलर होंगी तो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा और इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये बात में रखनी है, तो ये आगे यूज़ होगी। अब फॉर लाइन L लाइन के लिए हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, इनके लिए हम डायरेक्शन रेशियो लेट कर लेते हैं जी। कहते हैं इफ़ L1 M1 N1 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L। ठीक है, ये तो हो गया, हमने लेट कर लिया खुद से। अब ये जो चीज़ है, अब यहाँ पे जिसका जो नॉर्मल होगा इसका जो नॉर्मल होगा, ठीक है, वो नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज़ करेंगे। अब वो जो परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज़ होगी वो लाइन L के लिए जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं, ये जो L1 M1 N1 हमने यूज़ किया है, अब ये इसके डायरेक्शन रेशियोज़ के साथ परपेंडिकुलर होंगे। ये जो LMN जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं ये इसके डायरेक्शन रेशियोज़ के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि ये जो L1 M1 N1 है ये इस इक्वेशन का जो A B C होगा उसके साथ
परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं ये इस इक्वेशन का जो नॉर्मल होगा उसकी परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ये परपेंडिकुलरिटी कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अब ये इस लाइन के लिए हमने लिखनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा L1 यहाँ से a1 क्या होगा, x का कोएफिशिएंट वो क्या 1 है, प्लस b2 b1 b2 b1 क्या है m1, b2 क्या है b2 होगा इसका कोएफिशिएंट 2 आ गया, प्लस n1 इसका z का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा -1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगी L1 प्लस 2m1 माइनस n1 इज इक्वल टू 0। इसको 1 का नाम दे रहे हैं। अब यही नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा इसके, तो यहाँ से हमने ये वाली परपेंडिकुलरिटी कंडीशन यूज़ करके हम इसको लिख लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब देखें x का कोएफिशिएंट क्या है, ये इधर लिखा हुआ है -2, तो -2l आ जाएगा, -2l1 आ जाएगा। तो हमारे पास दूसरा आ जाएगा जी प्लस m1 प्लस n1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। यानी कि हमने क्या काम कर लिया, अब हमने डायरेक्शनल रेशियोज़ निकाल लिए इस लाइन के। अब इनके ऊपर हम चेक करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी की कंडीशन लगा के। तो प्रोपोर्शनैलिटी की कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, अब देखें यहाँ पे, बल्कि हम इससे पहले लाइन m जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं जी। फॉर लाइन m, इसको फॉर लाइन m, अब ये हमने जो लेट किए थे L1 M1 N1 लेट किया था ना, अब यहाँ पे हम L2 M2 N2 लेट कर लेते हैं। लिखते हैं जी इफ़ L2 M2 N2 और दी डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्ट लिखता हूँ उसको मैं, ऑफ लाइन M, देन अब मैं यहाँ से इनको डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। तरीका वही जो भी आपको यहाँ से बता दिया है। अब हमने इस इक्वेशन के लिए ये दोनों इक्वेशन बनानी है। तो ये हमारे पास जब इक्वेशन बनेगी जो हमारे पास आ जाएगा 3L2 प्लस 6M2 माइनस 3N2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे लें। और दूसरे आपके पास आ जाएगा 2L2 माइनस M2 माइनस N2 इज इक्वल टू 0। इसको 4 का नाम दे लें। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने वो प्रोपोर्शनैलिटी चेक करनी है इन दोनों के दरमियान के क्या प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है कि नहीं आ रही, तो वो हम चेक कर लेते हैं जी। तो ये हमारे पास इनकी 4 इक्वेशंस आ गई हैं। अब भी देखें यहाँ पे, अब इसको हमने सॉल्व करना था बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिस तरह हम पीछे करते आ रहे हैं। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम L1 जब हम इसको करेंगे, ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह M1 ओवर आपके पास आ जाएगा, इसको जब हम छोड़ देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो 2 माइनस 1 आपके पास 1 बन जाएगा। तो N1 आपके पास आ जाएगा। तो N1 की वजह हम फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा, इसको छोड़ देंगे 1 प्लस 4 आपके पास 5 ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये आपके पास एक प्रोपोर्शन बन गया एक लाइन L का, फॉर लाइन L। अब ये जो है M के लिए आपने फाइंड करना है, तो M के, तो ये मैंने इसको आगे लिख लिया। इसको सब सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो L2 आपके पास आ जाएगा -6 और आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आपके पास आ जाएगा -9। M2 आपके पास आ जाएगा, जब इसको इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ जी। ये आ जाएगा आपके पास
-3 और n2 आपके पास आ जाएगा -15। इसको आप नाम दे लें जिस तरह हमने पीछे इक्वेशन इसको नाम दिया था, ये वाली इक्वेशन, इसको आप नाम दे लें जी 5 का और इसको आप नाम दे लें 6 का। लिखेंगे जी फ्रॉम 5 एंड 6। तो 5 इक्वेशन हमारे पास आई थी L1 ओवर आपके पास आई है जी 3 1 1 5। ये आपके पास आई है L2 ओवर -9, M2 ओवर -3, N2 ओवर -5। अगर यहाँ से हम -3 कॉमन करें तो आपके पास बन जाएगी L2 ओवर 3, M2 ओवर 1, N2 ओवर 5। तो देखें ये दोनों प्रोपोर्शन क्या सेम है, लिखेंगे हैंस L एंड M आर पैरेलल। दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, दूसरे के पैरेलल हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद सॉल्व करना है, सेम तरीकाकार है, लेकिन आपने क्या करना है, इसके लिए अपने परपेंडिकुलर यूज़ करना है। परपेंडिकुलर की कंडीशन आपको पता है कि परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है। परपेंडिकुलर की कंडीशन आपके पास एक तो ये है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0। एक मेथड आप ये यूज़ कर लें, या फिर दूसरा मेथड आप क्या करें, ये जो अभी हमने सॉल्व किया ना, सेम मेथड आप यूज़ करें। और जब आपके पास ये और ये दो आपके पास फॉर्म बन जाएंगी तो आपने चेक करना है कि दोनों सेम हैं। अगर दोनों सेम आ गई तो कहेंगे ये पैरेलल आ गई हैं। अगर ये दोनों सेम नहीं आएंगी तो फिर बता देंगे ये परपेंडिकुलर हैं। तो क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। परपेंडिकुलर अगर होंगी तो इंटरसेक्ट करेंगी। तो हमने चेक किया हुआ कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनकी ये प्रोपोर्शनैलिटी सेम नहीं आती। जब दोनों की प्रोपोर्शनैलिटी सेम नहीं आएगी, इसका मतलब ये है कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो उसके लिए आपके पास ये दोनों कंडीशन है, ये वाली यूज़ कर लें या फिर ये वाली यूज़ करके आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन। अब हमें एक पॉइंट दिया गया, कहा गया कि इस लाइन के पैरेलल है, तो आपने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है जी हमें दो लाइंस दी गई थी, कहता है कि दोनों जीरो के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि दोनों इक्वल हैं तो ये इंटरसेक्ट करती हैं। तो हमें एक पॉइंट दिया गया, कहता है कि आपने इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट में से गुजर रही है और परपेंडिकुलर है इसके, सॉरी वो क्या कर रही है, वो पैरेलल है, इसके पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो वही जो अभी हमने कंडीशन यूज़ की है कि इसके जो डायरेक्शन रेशियोज़ होंगे उनके जो नॉर्मल होंगे तो वो भी उनके पैरेलल होंगे। तो ये चीज़ें हमने लिख ली है। सपोज L M N आर द डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ द रिक्वायर्ड लाइंस, जो हमने फाइंड करनी है। सो जो इस लाइन के नॉर्मल्स होंगे वो जो हमने रिक्वायर्ड लाइन है उस दोनों के पैरेलल होंगे, वो भी पैरेलल होंगे। तो जब दोनों पैरेलल होंगे तो हम क्या काम करते हैं, वो कंडीशन जो भी हमने यूज़ की है डायरेक्शन रेशियोज़ की जो इनके नॉर्मल के दरमियान, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जब हम दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर की कंडीशन फाइंड करनी है ना। ये देखें, जब प्लेन आपके पास ये है, ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है जी, इसके नॉर्मल क्या होगा, ये होगा। दूसरे का नॉर्मल क्या होगा, इसके नॉर्मल ये होगा। दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो पैरेलल बनेंगे ना। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन जब यूज़ करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0। तो ये होगी एक लाइन के लिए। अब ये दूसरी लाइन है, इसके लिए हमने ये क्या काम किया, इसके लिए हमने ये फाइंड कर ली। अब दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम सॉल्व करते हैं, इसको L1 को छोड़ देते हैं तो इसको ये लेके सोल्यूशन सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। अब LMN क्या थे, LMN डायरेक्शन रेशियोज़ थे। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, -3 के, 5 के और 4 के। ये आपके पास A आ जाएगा, ये आपके पास B आ जाएगा और ये आपके पास C आ जाएगा। ये पॉइंट हमें दिया गया था, इसमें से हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो x - x1 ये था ओवर a ये आ गया, y - y1 क्या ये है, और b आ गया, g - g1 3 है तो c आपके पास 4, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई।